मैं ऋषभ आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ कूलम्ब्स लॉ के बारे में, और इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल कूलम्ब लॉ से रिलेटेड वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जब आप किसी एंट्रेंस की तैयारी करते हो या जब अब जो जिन लोगों ने इस बार इंटर किया है उनको जब BSc में या किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके लिए भी उन्हें एंट्रेंस का सामना करना पड़ेगा। तो जो या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं सबको इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। क्योंकि फिजिक्स जो है जब आप किसी कंसेप्ट को समझते हो तो उसके बाद जब आप उसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट करते हो तो तभी हमारा कंसेप्ट पक्का होता है। और जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो उसके न्यूमेरिकल या उसको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी समझ अच्छी हो जाती है। तो इसी बेस पर यानी कूलम्ब्स लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम आज करने वाले हैं। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं। तो उसमें जो पहला न्यूमेरिकल है मैंने आपकी सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो पहला न्यूमेरिकल ये है कि ये दो आइडेंटिकल स्फीयर है, एक स्फीयर ए और एक स्फीयर बी। अब इसमें जो स्फीयर ए है उसके पास -50 इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उसका -50 इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरा स्फीयर बी है उसका चार्ज पॉजिटिव 20 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि इफ टच ईच अदर यानी ये दोनों स्फीयर अगर एक दूसरे को टच करेंगे तो जो स्फीयर ए है उसके पास रिजल्टिंग चार्ज कितना होगा, क्वेश्चन ये है। तो इसमें आप जरा समझिए कि जो स्फीयर ए है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जब ये दोनों स्फीयर आपस में एक दूसरे को टच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा। तो इसके पास अब जैसे आप समझते हैं कि रियल लाइन है और रियल लाइन पर ये ओरिजिन 0 और इधर पॉजिटिव एक्सिस यानी 1 1 2 3 और इधर -1 -2 और -3। तो इसके पास -50 यानी इस साइड में है और ये +20 इस साइड में है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्फीयर बी की तरफ स्टार्ट होगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और यानी इसके चार्ज में कमी होगी, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो अगर हमको रिजेक्टिंग चार्ज निकालना है तो यानी इसको हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी जो -50 है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके पास चार्ज की अधिकता होगी यानी चार्ज बढ़ेगा, और -50 + q इज इक्वल टू 20 - q। जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो 2q इज इक्वल टू 70 यानी q की वैल्यू इज इक्वल टू 35। और चार्ज ऑन स्फीयर ए इज द -50 + q यानी चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन स्फीयर ए इज -50 + q की वैल्यू 35 यानी -50 + 35 इज इक्वल टू -15 इलेक्ट्रॉन। तो यानी रिजल्टिंग चार्ज ऑन स्फीयर ए इज -15 + 35 इज इक्वल टू -50 e। तो जब आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें वो आपको सभी वैल्यू देगा यानी -15 e, +15 e या 30 e या 45 e। तो उसमें आपको जो उसका सेलेक्ट करके ऑप्शन सही लगाना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में मिल सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक सेंटर पर है और दूसरा चार्ज पार्टिकल जिसका मास m1 और q1, और जो सेंटर में मास पार्टिकल है उसका मास m2 है और चार्ज q2 है। तो जो पार्टिकल इसके सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है यानी मास m1 का पार्टिकल उसके ऊपर चार्ज q1 है, तो हमें इस पार्टिकल की ये जो दूसरा मास पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होगा ये ड्राइव करना है, उसकी t यानी टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला है। तो इसमें हम ये अप्रोच लगाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आप ये देखिए कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल से बंधा हुआ दूसरा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो यानी जो इन क्योंकि दो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स होगा यानी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r²। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा, जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेंगे तो आपने 11th में पढ़ा होगा सेंटीपिटल फोर्स के बारे में। तो सेंटीपिटल फोर्स इसके अट्रैक्टिव फोर्स के लिए, इसके अट्रैक्टिव जो फोर्स है उसको वो मेजर करता है। तो ये जो बैलेंस होगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ बैलेंस होगा। तो यानी Fe इज इक्वल टू यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स यानी F सेंटीपिटल फोर्स। और सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू हम ये जानते थे कि m यानी मास ऑफ द बॉडी m1
और v स्क्वायर, v इज द वेलोसिटी ऑफ द दिस चार्ज पार्टिकल और मास पार्टिकल ओवर r, r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट। ये हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4πε0 q1 q2 ओवर r स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v स्क्वायर ओवर r। जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो मैं यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। r से एक पावर कैंसिल हो गई और यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू q1 q2 ओवर 4πε0 m1 r। और जब मैं यहाँ से v की वैल्यू लेता हूँ तो मैं इसको स्क्वायर हटा के इसको रूट ले सकता हूँ। तो यानी v की वैल्यू जो है वो होगी v इज इक्वल टू q1 q2, यानी दोनों चार्ज पार्टिकल्स का चार्ज ओवर 4πε0। 4πε0 की वैल्यू होगी 1/4πε0 की वैल्यू जो हमें पता है कांस्टेंट है 9 × 10⁹, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यूज किया था। और मास जो आपको दिया हुआ होगा और रेडियस जो इस सर्कुलर ऑर्बिट की होगी, उसकी सहायता से आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अब टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब रोटेटरी मोशन होती है तो उसके अंदर में एक एंगुलर वेलोसिटी और एक लीनियर वेलोसिटी, दो तरह की वेलोसिटी होती है। तो एक फॉर्मूला है रोटेशनल मोशन से v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जहाँ पर v इज द लीनियर वेलोसिटी, r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी फॉर दिस चार्ज पार्टिकल और मास पार्टिकल। तो और ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, वेयर t इज द टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन और वन रोटेशन और वन राउंड। तो ये वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, तो v इज इक्वल टू 2π/t इंटू r, यानी t इज इक्वल टू 2πr/v। और आप ये वैल्यू, ये v की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आप यहाँ से टाइम पीरियड के लिए भी फॉर्मूला पा सकते हो। ये आप अपने आप से कर सकते हैं। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इफ बोथ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डबल, यानी जो कूलम फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 ओवर r स्क्वायर। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अगर मैं चार्ज भी और उनके बीच का डिस्टेंस को, मान लो कि ये एक चार्ज है qx और ये है qy, इनके बीच का सेपरेशन है r t, मान लो। तो अगर मैं qx की वैल्यू को भी डबल कर दूं, qy की वैल्यू को भी डबल कर दूं, rt की वैल्यू को भी डबल कर दूं, तो फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू q1 q2 ओवर r स्क्वायर, ये। अब जो दूसरा qx है, q डैश इज इक्वल टू 2q1 और q डबल डैश इज इक्वल टू 2q2, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है, और मैं उस डिस्टेंस को यदि r डैश मान लेता हूँ तो वो भी 2r होगा। अगर इनके बीच का सेपरेशन मैं इस तरीके से मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये q1 और ये q2, ओके। तो फोर्स F2 क्या होगा, तो F2 इज इक्वल टू 1/4πε0, यानी q डैश q डबल डैश ओवर r डैश का स्क्वायर, और q की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो, तो यानी 1/4πε0 इंटू 2q इंटू 2q2 ओवर 2r का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो 2 और ये स्क्वायर कट जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 ओवर r स्क्वायर। तो F1 के लिए जो फॉर्मूला था 1/4πε0 q1 q2 ओवर r स्क्वायर, F2 इज इक्वल टू ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चार्ज की वैल्यू को भी डबल कर दो और इनके बीच का सेपरेशन भी डबल कर दो तो फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि F2 इज इक्वल टू F1। तो इसी कॉन्सेप्ट से और भी बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो ऐसा हो सकता है कि आपको चार्ज की वैल्यू डबल कर दे और जो इनके बीच का सेपरेशन है उसको कांस्टेंट रहने दे, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो कहीं पर फोर्स आपको डबल होता दिखाई देगा, कहीं पर आपको फोर्स आधा होता दिखाई देगा, कहीं F/3 कहीं F/4। तो इस तरीके से वो इनको वेरिएशन चेंज करके न्यूमेरिकल दे सकता है। ये एक बहुत ही कॉमन सा ट्रेंड है, इस पर आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, किसी छोटे एंट्रेंस एग्जाम में,
किसी जो बीएससी के एडमिशन के लिए, किसी मेडिकल के लिए आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है। तो और भी क्वेश्चन हैं, आप पहले इसको स्क्रीनशॉट या फोटो लीजिए या आप नोट कीजिए, फिर और कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा ये बताइए कि ये आपने टाइम पीरियड इसका निकाल लिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको इसे करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन तो सभी ने कर लिया होगा, इसको मैं रख करता हूँ। देखिए फॉर्मूला ये है, t इज इक्वल टू 2πr/v। अब v की वैल्यू आप यहाँ से पुट कीजिए, यानी कि t इज इक्वल टू 2πr/q1 q2 ओवर 4πε0 m1r। ये तो आप कर ही लेंगे कि जो इसका डिवाइड का और मल्टीप्लिकेशन का नियम है, यानी 4πε0 ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी। तो जब आप इसको पढ़ लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2πr/4πε0 m1r ओवर √q1 q2। तो यानी जब मैं इस पाई को अंदर लेता हूँ तो कैलकुलेशन सोल्व करने पर हमें ये मिलेगा 2 2 to the square 4 4 into 4 16। तो 16 पाई एक ऑलरेडी है, 2 पाई अंदर गए तो यानी पावर 3, आर एक ऑलरेडी अंदर है और 2 यहाँ से गए तो यानी आर की पावर 3 और m1 ε0 ओवर q1 q2। तो इस तरीके से आप इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। तो ये इस तरीके से इसका क्वेश्चन होगा। सो इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं रफ करता हूँ और एक दो नंबर और बताता हूँ। तो एक बहुत ही मोस्ट कॉमन ट्रेंड है जो कूलम लॉ से आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि ये मान लो एक स्ट्रिंग है और इसकी जो लेंथ है वो 6 मिलीमीटर है। अब इस जो ये स्ट्रिंग है इसकी लेंथ, इसके दोनों तरफ, एक तरफ चार्ज पॉजिटिव +2 यानी +2 माइक्रोकूलम और दूसरी तरफ -2 माइक्रोकूलम, ये दो चार्ज रखे हुए और ये इसके बीच का सेपरेशन है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक दूसरा चार्ज यानी तीसरा चार्ज इसके बीच में, इसके मिड पॉइंट में, यानी 6 मिलीमीटर का जो हाफ है 3 मिलीमीटर, उस पर मैंने एक चार्ज रख दिया और उस चार्ज की वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम। तो फाइंड द रिजल्टिंग और फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज 3 माइक्रोकूलम। फाइंड द नेट फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम चार्ज, ये क्वेश्चन है। तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, आप जरा अंडरस्टैंडिंग लगाइए अपनी। देखो ये +3 माइक्रोकूलम चार्ज, ये +2 माइक्रोकूलम चार्ज, ये -2 माइक्रोकूलम चार्ज। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में +2 और +3 के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, पहली बात। और +3 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दूसरी बात। तो मैंने इस पॉइंट का नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा, इसका नाम सी है। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, यानी कि फोर्स ऑन सी। अब एफ सी पर लगने वाले फोर्स कौन कौन से होंगे? फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, यानी ए टू सी, एक फोर्स इधर डायरेक्ट होगा और एक दूसरा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये होगा फोर्स सी से डी की तरफ। यानी दोनों फोर्स जो रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि +2 चार्ज +3 को रिपेल करेगा इस साइड में, और जो -2 चार्ज है +3 को अट्रैक्ट करेगा वो भी बी साइड में। तो दोनों फोर्स इधर की तरफ एक्टिव होंगे, तो एफ ए सी और +FC बी। अब एफ ए सी फोर्स की वैल्यू क्या होगी? देखो इनके बीच का सेपरेशन हुआ 3 मिलीमीटर, तो फोर्स यानी 1/4πε0, इसको आप कांस्टेंट समझ लो या तो के समझ लो पहले, और इंटू Q1 Q2 यानी 2 +2 और +3, तो 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6 इंटू 3 × 10⁻⁻6 ओवर, इनके बीच का सेपरेशन है 3 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 3 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा फोर्स होगा FCB यानी 1/4πε0
चार्ज होगा +3 माइक्रोकूलम, यानी कि 3 × 10⁻⁻6 इंटू -2, तो ये माइनस चार्ज होगा तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, और 2 × 10⁻⁻6 ओवर 3 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके देखिए, तो यानी 2 × 3, तो 6 × 6⁻12 के ओवर, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी इतनी है, ये भी इतनी है, ये कांस्टेंट है, तो मैं इसको कॉमन भी ले सकता हूँ, यानी 1/4πε0 3 × 10⁻³ का होल स्क्वायर और -6 × 10⁻12। तो आप जरा देखो, ये कैंसिल हुआ तो 0, तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी विल बी 0। तो फोर्स ऑन द चार्ज +3 माइक्रोकूलम विल बी 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब इसमें जो है कि वो सेपरेशन को चेंज कर सकता है, वो चार्जेस को चेंज कर सकता है, वो जो बीच में जो चार्ज रखा है उसको सेंटर में रखने के बजाय किसी दूसरी फिक्स डिस्टेंस पे रख सकता है। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मेडिकल में भी बन सकते हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको भी याद रखेंगे। फिर दूसरा, एक दो और छोटे मोटे क्वेश्चन ये हो सकते हैं। देखो, एक दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस तरीके से आपको मिल सकते हैं कि मान लो ये एक स्ट्रिंग है और इसकी कुछ इनके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन वो r है, और इधर एक चार्ज q1 रखा हुआ है, उधर दूसरा चार्ज q2 है। इनके बीच लगने वाला फोर्स उसको मैं F1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो F1 = 1/4πε0 q1 q2 ओवर r²। तो क्योंकि ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो यदि, क्योंकि अब इसके अंदर बीच में वैक्यूम है, तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में वैक्यूम है, तो फोर्स की वैल्यू है 1/4πε0 q1 q2 ओवर r²। और यदि का क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कोई ग्लास फिक्स कर देता हूँ, तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कोई चेंज नहीं होगा, या डबल होगी। तो इस तरीके से आपको 3-4 ऑप्शन मिल सकते हैं। तो इसमें अब आप जरा सा देखिए कि हमने इसका क्वेश्चन भी किया था, डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर मैं किसी सिस्टम के अंदर में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिक्स कर दूं, तो फोर्स की जो वैल्यू है वो के फैक्टर से रिड्यूस होगी, जहां पर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल। अगर वो ग्लास मीडियम है तो ग्लास का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, तो k always greater than 1, so value of the force always reduce if any dielectric medium is present between the two charge particle system। तो इसका मतलब है कि फोर्स की वैल्यू हमेशा रिड्यूस होगी, तो यानी फोर्स विल बी रिड्यूस, इसे आप फैक्ट भी समझ सकते हैं, फोर्स विल बी रिड्यूस if any dielectric medium or material is placed between two charges। तो इस तरीके का कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी तुम्हें मिल सकता है। और बाकी जो अदर क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हम इनको आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा चैनल आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।